नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान के न्यूज रूम लाइव पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। चुनाव का शोर आपने खूब देखा, खूब सुना, लेकिन असल में खबरें क्या हैं और कैसे आप तक पहुंच रही हैं और साथ ही चुनाव के अंदर किसका सबसे ज्यादा शोर इस वक्त नजर आ रहा है, ये सभी चीजें हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले, क्योंकि 7 चरणों के अंदर ये पूरा इलेक्शन होने जा रहा है, 7 चरणों की सबसे पहले आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दें कहां कहां पर किस तरीके से चुनाव होने जा रहा है। ये आप देखिए, ये बड़ी स्क्रीन पर आप बड़ी पिक्चर देखिए। 1 से 7 तक के पूरे चरण में ये चुनाव होने हैं और आपको जैसा कि पता भी है कि राजस्थान के अंदर 2 चरणों के अंदर चुनाव हो रहे हैं। पहले चरण के अंदर 19 अप्रैल को वोटिंग होगी, जिसके लिए आज शाम 6 बजे चुनावी शोर थम जाएगा और यहां से उसके बाद मतदान के लिए पूरी जो तैयारियां हैं वो शुरू हो जाएंगी। लेकिन अब आपको जरा दिखा देते हैं 19 अप्रैल की ये तस्वीर, क्योंकि कहां कहां पर फर्स्ट फेज में चुनाव हो रहे हैं। तो ये आप देखिए, राजस्थान के इस हिस्से में फर्स्ट फेज के अंदर चुनाव होगा, मतदान होगा और इसको लेकर के जो तैयारियां हैं वो लगभग पूरी हो चुकी हैं। आज शाम 6 बजे जो चुनावी शोर है वो थम जाएगा। पहले फेज के बाद जो दूसरे फेज पर फोकस होगा, 26 तारीख को इसका जो मतदान है वो किया जाएगा, तो उसकी भी जरा तस्वीर आपको दिखाते हैं। तो ये 26 तारीख को यानी कि 26 अप्रैल को जब दूसरे फेज का यहां पर मतदान होगा तो इन राजस्थान के इस हिस्से के अंदर यहां पर वोटिंग की जाएगी। तो यानी कि ये पूरी एक तस्वीर है, ये आपने देखा, हमने आपको दिखाया कि कैसे आप 7 चरणों के अंदर पूरे देश भर के अंदर मतदान होगा। राजस्थान के अंदर 2 चरणों के अंदर वोटिंग होनी है। लेकिन अब आपको जरा दिखाते हैं न्यूज रूम में इस वक्त हलचल क्या है चुनाव को लेकर के। जब पूरे देश भर के अंदर सरगर्मी है, तापमान पूरी तरीके से राजस्थान में हाई है, लेकिन राजस्थान एनडीटीवी राजस्थान की न्यूज रूम में इस वक्त तस्वीरें क्या है, जरा आपको सीधे लिए चलते हैं और कैसे खबरें आप तक पहुंचती हैं जरा वो आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये एनडीटीवी राजस्थान का न्यूज रूम है और यहां से आपको दिखाते हैं कि कैसे खबरें जो आप टीवी स्क्रीन पर देखते हैं वो कैसे आप तक पहुंचती हैं। और ये पूरा न्यूज रूम है, आपको सबसे पहले जरा दिखाते हैं। ये टिकर सिस्टम है, यहाँ से आपके पास जो ब्रेकिंग है वो आपके पास सीधे सीधे पहुँचती हैं और अलग अलग डेस्क हैं यहाँ पर और उन डेस्क से जरिए जो खबरें फिल्टर होकर के इनपुट के जरिए आउटपुट तक आती हैं, ये आउटपुट का हिस्सा है जहां पर आपके लिए खबरें तैयार होती हैं। अब जरा बात करते हैं चुनाव को लेकर के। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी नीरज शर्मा जी लगातार मौजूद हैं। नीरज जी, सबसे पहले चुनाव को लेकर के बड़ी हलचल, फर्स्ट फेज का इलेक्शन है, सभी का नजर भी है। राजस्थान में चुनावी गर्मी तो बड़ी पारा बिल्कुल हाई है, लेकिन आपको नजर क्या आ रहा है? बड़े बड़े दिग्गजों ने पूरी ताकत इस चुनावी मैदान के अंदर लगा दी है। बीजेपी की तरफ से जो पूरा जो पॉलिटिकल कैंपेन है वो नरेंद्र मोदी के हाथों में पहुंच चुका है। दूसरी तरफ से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे सब पूरी ताकत लगा रहे हैं। क्या नजर आ रहा है? देखिए शुभेंदु, जो मैदान बिछ चुका है चुनाव का, रण राजस्थान 25 मैदान है वैसे तो, लेकिन पहले फेज के अंदर 12 सीटें हैं और रोचक चुनावी मुकाबला इन 12 सीटों पर होने जा रहा है। 6 सीटें तो ऐसी हैं जो हॉट सीट बनी हुई हैं और खास तौर पर चूरू और नागौर जो सीटें हैं ये तो ऐसी सीटें हो गई हैं जिस पर पूरी जान जो है दोनों पार्टियों ने झोंक दी है। साथ ही अलवर सीट, इसके अलावा बात करें दौसा सीट और करौली धौलपुर सीट, जयपुर शहर की सीट, तो इन सीटों पर जो है पूरी तरीके से जान लगा रखी है दोनों पार्टी ने। नागौर में हनुमान बेनीवाल, आप देखिए कितना रोचक मुकाबला है कि उम्मीदवार वही है, पार्टियां बदल गई हैं। हनुमान बेनीवाल पिछली बार बीजेपी गठबंधन के साथ में थे, अब की बार आरएलपी के हनुमान बेनीवाल जो है कांग्रेस गठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी ओर अगर बात करें, ज्योति मिर्धा कांग्रेस के अंदर थी तो इस बार वो बीजेपी के साथ जाकर के चुनाव लड़ रही है नागौर से, तो फाइट रोचक है। और पहली बार ऐसा हो रहा है आजादी के बाद में जब नागौर के अंदर कांग्रेस पार्टी का लोकसभा चुनाव में चिन्ह नहीं है, आरएलपी के चिन्ह पर चुनाव हो रहा है वहां पर, तो ये भी एक बड़ी बात है। इसको मुद्दा भी बनाया है ज्योति मिर्धा ने। दूसरी ओर अगर बात करें तो चूरू जो है वहां पर राहुल कसवा जो कि मौजूदा बीजेपी के सांसद थे, वो छोड़ करके बीजेपी पार्टी को कांग्रेस के अंदर चले गए, कांग्रेस ने उनको टिकट दिया। और जो चूरू सीट है वहां पर देवेंद्र झाझड़िया जो कि पैरालंपियन है, गोल्ड मेडलिस्ट है, उनको बीजेपी ने अब की बार उम्मीदवार बनाया। लेकिन चूंकि मौजूदा सांसद से मुकाबला था इसलिए बीजेपी कहीं ना कहीं कमजोर पड़ती देख रही थी खुद को। और वहां पर अभी हमने जिस तरीके से परिणति देखी कि मनोज न्यांगली जो कि बसपा से आने वाले विधायक थे, उन्होंने एक दिन पहले ही ज्वाइन कर ली है शिवसेना शिंदे गुट और उसके मार्फत आकर के वो बीजेपी के अब प्रत्याशी जो है देवेंद्र झाझड़िया उनके प्रचार में जुट गए। अच्छा, एक चीज मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि राजस्थान के अंदर एक तरफ बीजेपी है जो अकेले चुनावी मैदान में है, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है। इस गठबंधन में कितनी मजबूती और कितना बैलेंस आपको ये नजर आ रहा है गठबंधन? देखिए, इंडी गठबंधन जो है 300 अगर बात करें तो इंडी गठबंधन को सीटें जो है पोल ऑफ पोल्स के अंदर मिलती हुई नजर नहीं आ रही, जबकि अगर बात करें तो एनडीए जो है 372
प्लस जो सीटें हैं वो बता रहे हैं कि इतनी एनडीए को मिल सकती है। और राजस्थान की बात करें, जो पोल ऑफ पोल्स है ऑल इंडिया का, उसमें अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंदर 25-0 का आंकड़ा आ रहा है। यानी कि बीजेपी ने पूरी तरीके से इसको चुनाव को एक बड़े तरीके से खेल में परिवर्तित करने की कोशिश अंतिम समय में की है। दौसा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हमने देखा रोड शो करते हुए नजर आए। इसी तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी जो है वो अलग अलग क्षेत्र के अंदर अपने दिग्गजों को भेज रहे हैं। जैसे जयपुर के अंदर भेजा अमित शाह को, एक दिन पहले ही रोड शो हुआ। जयपुर में भी प्रताप सिंह खत्रियावास वर्सेस मंजू शर्मा का मुकाबला है। मंजू शर्मा जो है इसलिए हॉट सीट बन गई है कि प्रधानमंत्री खुद जो है वो जयपुर पहले भी आए थे, अब की बार अमित शाह को उन्होंने यहां पर भेजा। और जयपुर में मंजू शर्मा जो है वो बीजेपी के वरिष्ठ नेता भंवरलाल शर्मा जी की बेटी है, कद्दावर जो रहे थे। प्रताप सिंह खत्रियावास विधानसभा चुनाव तक हार चुके हैं। हालांकि 2 सीटों पर अगर बात करें तो मुस्लिम जो विधायक हैं उनके वो भी किशन पोल में और आदर्श नगर के अंदर जीत के आए। तो कुछ उम्मीद है कि मुस्लिम वोट बैंक जो है उसका फायदा हो सकता है कांग्रेस को। लेकिन यहाँ पर पूरी तरीके से राम मंदिर का मुद्दा, आज भी देखिए कितना बड़े रूप में राम मंदिर का आयोजन जो है किया गया है। इसी पर मैं थोड़ा सा आगे चलते हुए बात करते हैं, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और जरा अपने सभी दर्शकों को थोड़ा सा न्यूज रूम भी दिखाते हैं। और उसी के साथ साथ हम बात भी करेंगे नीरज जी, और हमारे साथ बाकी हमारे सहयोगी भी मौजूद हैं। मनीष शर्मा भी हमारे साथ हैं, राजस्थान के ही हैं और राजस्थान में एक लंबे समय तक उन्होंने काम भी किया है, राजस्थान कवर करके भी आए हैं। मनीष जी आपको क्या नजर आ रहा है, कितना ये मुकाबला इस बार का कड़ा है? एक तरफ इंडिया गठबंधन है, दूसरी तरफ बीजेपी है। इस मुकाबले को आप कहां देख रहे हैं और सबसे आपकी नज़र में सबसे हॉट सीट कौन सी है आपकी नज़र? अब शुभेंदु देखिए, हम अगर पूर्व से शुरू कर लेते हैं और पश्चिम तक जाएं तो ऐसी बहुत सीटें हैं इस बार जो चुनाव में पिछले 2 चुनावों के मुकाबले इस बार हॉट सीट्स हैं। मतलब आप पूर्व का रुख कर लीजिए, अलवर, जहां पर, क्योंकि अलवर इसलिए कोई दिल्ली से लगता इलाका एनसीआर में आता है, वहां से केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को बीजेपी टिकट देती है। वहीं यादव बनाम यादव लड़ाई कर देती है कांग्रेस, क्योंकि वहां से जो विधायक थे, बीजेपी का कमजोर गढ़ है अलवर, वहां से ललित यादव जो स्थानीय विधायक है मुंडावर से, उनको उतार देती है। तो एक लड़ाई सीधे तौर पर कांग्रेस यादव बनाम यादव कर देती है। अब दौसा आ जाइए, उससे सटी सीट है। दौसा का आप हाल देखेंगे तो वहां लड़ाई मीणा बनाम मीणा लड़ाई हो गई है। मुरारी लाल मीणा वहां कांग्रेस के विधायक हैं, सिटिंग एमएलए, वहां पर बीजेपी ने कन्हैयालाल मीणा को टिकट दे दिया। वहां भी लड़ाई एक मीणा बनाम मीणा है। फिर भरतपुर में आ जाइए आप, फिर करौली धौलपुर आ जाइए। तो इस बार जो सीधे जातीय समीकरण है, कांग्रेस ने भी एक तरह से मुकाबले में उतरने की तैयारी अपने बीजेपी के हिसाब से बराबर से की है। लेकिन बीजेपी के पास इस वक्त ज्यादा बड़ी चुनौती है कि 2 बार से उसके 25 एमपी जीत कर आ रहे हैं। तो जो एंटी इनकम्बेंसी है वो बीजेपी के खिलाफ होगी, कांग्रेस के खिलाफ कुछ नहीं होगा। यही वजह है कि बीजेपी ने जो 25 सांसद है उसमें से 12 सीटों पर नए प्रत्याशी उतारने पड़े। और जो पहले फेज की सीटें, मैं शुभेंदु बताऊं, 12 सीटें हैं, उन 12 में से 10 सीटों पर बीजेपी ने प्रत्याशी नए उतारे हैं। सिर्फ 2 सीटें ऐसी हैं जिन पर पुराने प्रत्याशी हैं। तो इस बात से समझ सकते हैं कि बीजेपी ने एक बहुत बड़ा कैलकुलेटिव, दो एक तरह के 2 प्रॉन्ज स्ट्रेटजी अपनाई है। दो तरफ की रणनीति बीजेपी की, कि पहला कैंडिडेट का टिकट काटा जो स्थानीय प्रत्याशी था उसके खिलाफ रोष, साथ में जो इंटरनल फीडबैक के जरिए दौसा हो या फिर आप देख लीजिए चूरू हो, वहां पर प्रधानमंत्री के रोड शो और प्रधानमंत्री की सभाएं। तो एक तरह से, और अलवर की बात कर ले तो हरसौली में खुद अमित शाह वहां पर सभा करके गए, उन्होंने जयपुर में आकर रोड शो किया। तो इस तरह से समझा जा सकता है कि बीजेपी 25 सीटों को दोबारा से आइन कर रही है, लेकिन चुनौती उसके लिए है, और खास तौर पर पूर्व में, क्योंकि पूर्व बीजेपी का बहुत पुराना गढ़ नहीं रहा, कांग्रेस का गढ़ था। ईआरसीपी के मुद्दे को लेकर बीजेपी जरूर जा रही है, लेकिन स्थानीय स्तर पर एंटी इनकम्बेंसी जरूर है। ठीक है, स्थानीय स्तर पर एंटी इनकम्बेंसी जरूर है, लेकिन कई ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिनको हाईजैक कर लिया है, ये कई पॉलिटिकल पंडित भी कहते हैं। लेकिन कुछ सीटें ऐसी भी हैं जहां पर गठबंधन को लेकर के चर्चाएं हैं, जैसे सीकर हो गई, नागौर हो गई। ये ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन किया। हालांकि कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता इससे नाराज भी चल रहे हैं। जरा वो भी समझने की कोशिश करते हैं कि क्या असल मायने में इसका असर आने वाले जो लोकसभा चुनाव है, फर्स्ट फेज का जो इलेक्शन है, उसमें इसका असर कितना देखने को मिलेगा। हमारे साथ निधि जी कुलपति जी हैं। मैम, सबसे पहले हम पोल्स ऑफ पोल को लेकर के बात कर रहे हैं कि उसमें क्या आंकड़ा आ रहा है, इंडी गठबंधन कहां पर है, इंडिया अलायंस कहां पर है और एनडीए कहां पर है? बहुत दिलचस्प है क्योंकि पोल्स ऑफ पोल है, हमने जो पोल्स ऑफ पोल किया है और इसमें अहम यह है कि 372 का आंकड़ा एनडीए को मिल रहा है। 400 पार की बात की जा रही थी, लेकिन अगर हम देखें दक्षिण भारत में, पूरे ओवरऑल भारत में हमने आंकड़े जो है पोल ऑफ पोल्स के ज़रिए निकालने की कोशिश की है, सामने रखा है। और
एनडीए को 272 मिल रहे हैं, 400 तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन अपने आप में जो सीट्स हैं वो बहुत बची हुई हैं। अब अगर दक्षिण भारत की बात कर ले, वो तमाम 4 सीटें हम बता रहे हैं, लेकिन जो राजस्थान है, क्योंकि आप राजस्थान के लिए दिखा रहे हैं, तो वो तो वहाँ पे स्वीप ही हो रही है। ऐसे कई राज्य हैं जहाँ पर बीजेपी एनडीए स्वीप कर रहा है, जैसे दिल्ली की 7 सीट, गुजरात, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। तो ये तो ऐसे राज्य हैं जहाँ पर बीजेपी स्वीप कर रही है, एनडीए स्वीप कर रही है, बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री का दक्षिण भारत पे बहुत जोर रहा है, वहाँ पर 29 सीटें आई थी, तो इस बार 30 यहाँ पर आती हुई पोल्स में दिख रही हैं। पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र अपने आप में, उत्तर प्रदेश, ये भी बहुत अहम राज्य है, बिहार जो एक बहुत डिसाइसिव रोल प्ले करेंगे, वहाँ पर भी बीजेपी अपने ग्राउंड से आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो देखना ये होगा कि मुद्दे हावी होते हैं, क्योंकि लोग जो एक्सपर्ट से हम बात कर रहे थे वो यही कह रहे थे कि जब विधानसभा के लिए वोट डालते हैं लोग तो अलग तरह से वोटिंग करते हैं, लेकिन जब वो लोकसभा के लिए डालते हैं तो वो देखते हैं विकल्प क्या क्या है। इंडिया गठबंधन है, मजबूत चुनौती दे रहा है, लेकिन देरी हो रही है। आज अगर आप देखें तो राहुल गांधी, अखिलेश यादव की उत्तर प्रदेश, जहाँ पर 80 सीटें आती है, देश में सबसे ज़्यादा सीटें आती है, वहाँ पर एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस अब होती है, जो कि 19 अप्रैल से देखिए कितने 2 दिन पहले हो रही है, शायद थोड़ी सी देरी करती है। तो ये देरी ही एक ये है जो विपक्ष को मजबूती नहीं दे रही है, और जो सत्ता पक्ष में हम देख सकते हैं प्रधानमंत्री किस तरह से लगातार रैलियां कर रहे हैं, और जो बीजेपी की चुनावी मशीनरी है वो कोई समय गवाती नहीं है, लगातार परिश्रम करती रहती है। तो उसी का फायदा एक बार फिर होता हुआ दिख रहा है। अब चुनावी मुद्दे क्या है, लोग 4 जून को पता लगेगा कि किस तरह से लोग अपनी बात रखते हैं, क्योंकि लोग भी बहुत समझदार हो गए हैं। जरूरी नहीं है कि वो आपको बता दें आप किसको वोट करेंगे और अपनी बात सामने रख दें, तो ऐसा नहीं है। लेकिन बहुत दिलचस्प होने वाला है 2024 का ये चुनाव। बिल्कुल दिलचस्प ये चुनाव है, और हमारी वरिष्ठ सहयोगी निधि जी जो जिनके जरिए हमने जानने की कोशिश की है कि एनडीटीवी का जो पोल है वो क्या कहता है। हालांकि राजस्थान में 25 सीटें एनडीए को मिलती हुई नजर आ रही हैं, बीजेपी को मिलती हुई नजर आ रही है। शादाब जी हमारे साथ, हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। शादाब जी, कांग्रेस का राजस्थान में गठबंधन बीजेपी के साथ आपको लग रहा है कुछ काम कर पाएगा? हालांकि ये जो पोल है, जो उसके अभी तक जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, उसमें कुछ खास कमाल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। देखिए, अभी आप जिनकी बात कर रहे थे, 19 सीटों को पे न्यूज़ रूम में काम हो रहा था। देखिए जो 12 सीटें हैं, देखिए मसलन आप चूरू जाए तो चूरू में जैसे देवेंद्र झांझड़िया और राहुल कसवा, ये बड़ी हाई प्रोफाइल सीट हो गई है। और राहुल कसवा को आपने देखा कि उनके समर्थन में बड़े बड़े नेता उतरे, पुराने भाजपाई हैं वो। और ये माना जा रहा है कि बीजेपी को सीट पे टक्कर मिल रही है। आप नागौर की बात कर रहे हैं तो नागौर पे ज्योति मिर्धा और हनुमान बेनीवाल जो है आमने सामने हैं। हनुमान बेनीवाल से आपने देखा कि कांग्रेस के रिश्ते कितने खराब थे, अशोक गहलोत के खिलाफ वो कितनी बातें करते थे, और वही अशोक गहलोत उनके प्रचार में गए तो राजनीतिक परिस्थिति किस तरह से बदल गई। ज्योति मिर्धा, मुझे याद है कि वो सांसद बनी थी, और मैं संसद कवर करता था, जब संसद में आती थी तो वो सबसे ज़्यादा विस्फोटक भाषण भाजपा के खिलाफ करती थी, और बाद में वो भाजपा की गोद में जाके बैठ गई। तो ये जो 12 सीटें हैं, बड़ा रोमांचक मुकाबला है। खासतौर पे अगर आप नागौर की बात करें तो हनुमान बेनीवाल का पूरा जो आप राजनीतिक कैरियर उठा के देखिए कि उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अंदर से अशोक गहलोत से हाथ मिला रखा था, लेकिन बाहर से सबसे ज़्यादा वो आलोचना अशोक गहलोत की करते थे। अब आज जो है अशोक गहलोत और हनुमान बेनीवाल दोस्त हैं, और वो एक चीज़ और, क्योंकि हनुमान बेनीवाल का जिक्र कर ही रहे हैं, तो सर एक चीज़ थोड़ा सा बताइए कि पिछली बार तो क्योंकि बीजेपी के साथ उनकी नाव में सवार होकर के उनकी नैया पार हो गई थी, लेकिन इस बार तो टफ फाइट है, आपको क्या लगता है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, हनुमान बेनीवाल जो है, आपको याद होगा कि उन्होंने अभी कहा भी कि कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता हमको सहयोग नहीं कर रहे हैं। बाद में कांग्रेस ने उन नेताओं को पार्टी से बाहर निकाला। हनुमान बेनीवाल के कहने पर कांग्रेस पार्टी के अंदर कार्रवाई हुई, ये भी एक बड़ी बात रही। देखिए, हनुमान बेनीवाल, आप कह रहे हैं कि देखिए जब तक जनता का फैसला ना आ जाए तो ये कहना थोड़ा पत्रकार के लिए मुश्किल होता है कि कौन जीत रहा है, लेकिन ये जरूर है कि हनुमान बेनीवाल अच्छी फाइट दे रहे हैं। अगर हम जयपुर अगर आपको ले चले तो जयपुर में जैसे मंजू शर्मा और प्रताप सिंह खाचरियावास के बीच मुकाबला है। अब मंजू शर्मा कौन है? आप बहुत से जयपुर के लोगों को टिकट मिलने के बाद उन्होंने गूगल किया तो पता चला कि मंजू शर्मा कौन है। वो बहुत पहले एक विधानसभा चुनाव लड़ी थी, हारी थी। उनके फादर जरूर मंत्री थे, जो है उनके क्या कहते हैं, हाँ, उनकी सरकार में। और मंजू शर्मा विधानसभा चुनाव हारी, लेकिन उनको टिकट मिल गया भारतीय जनता पार्टी का। कांग्रेस से प्रताप सिंह खाचरियावास अभी चुनाव हारे थे, अपने घर पे बैठे हुए थे, और अचानक उनका टिकट कटा, जो पुराने प्रत्याशी हैं, और प्रताप
प्रताप सिंह खाचरियावास को टिकट मिला बहुत विवादों के बाद। तो कुल मिलाकर जो ये जो 12 सीटें हैं, ये मुझे लगता है कि अच्छी फाइट है इनमें। जी ठीक है, एक हम यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक लें, हमें रुकना होगा, लेकिन ब्रेक के उस पार जरा ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक और सीट है जिस पर बड़ा दिलचस्प मुकाबला, और कई पॉलिटिकल पंडित मान करके चल रहे हैं कि सीट पर बड़ी टफ फाइट होगी। वो है रविंद्र भाटी वाली सीट। निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जब वो खड़े होते हैं तो उसका असर कितना होगा, क्योंकि राजस्थान में एक और सीट है जिसको लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं। हालांकि दूसरे फेज की वो सीट है, लेकिन मुकाबला बड़ा दिलचस्प है, बड़ी अच्छी फाइट दे रहे हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है राजस्थान के न्यूज रूम लाइव पर। एनडीटीवी राजस्थान लगातार आपको न्यूज रूम के जरिए चुनावी कवरेज आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और कैसे हर एक सीट पर क्या समीकरण है, कौन आगे कौन पीछे, और क्या मुकाबला कितना दिलचस्प नजर आ रहा है। नेताओं के बयान बड़े सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन उसके बाद उसका असर जनता के बीच में कितना पड़ता है, जरा वो समझ लेते हैं। चुरू सीट की अब जरा थोड़ा सा बात कर लेते हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी पूजा श्रीवास्तव भी हैं। पूजा आज फास्ट पे भी है, आज आखिरी नवरात्रा, तो पूजा की है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, थोड़ा सा चुरू सीट के बारे में बताइए। चुरू सीट पर आपको मुकाबला कैसा नजर आ रहा है? कहां पर किसके लिए पेच थोड़ा सा फंसता हुआ दिखाई दे रहा है? किसके लिए टफ फाइट है? टफ फाइट तो देखिए दोनों कैंडिडेट्स के लिए है चुरू पे। मामला ये है कि पिछले कई सालों से राहुल कस्बा वहाँ पे जीतते आ रहे थे, 2 बार से वहाँ के सांसद रहे थे, और इस बार उनका टिकट काट कर पैरा ओलंपियन जो हैं देवेंद्र झाझड़िया, उनको टिकट दिया गया बीजेपी की तरफ से। इससे राहुल कस्बा काफ़ी नाराज़ हुए। नाराज़ होकर उन्होंने बीजेपी को छोड़ दिया और उन्होंने कांग्रेस का साथ थाम लिया। इसके बाद हुआ ये कि अब वो जो सीट है चूरू की सीट, वो परंपरागत सीट है, कस्बा परिवार का गढ़ रही है कई सालों से। उनके फादर मदर वो लोग भी वहाँ से रह चुके हैं, विधायक और जिला परिषद के अध्यक्ष। तो देखने वाली बात ये होगी कि अब देवेंद्र झाझड़िया के लिए नरेंद्र मोदी जी ने आशीर्वाद मांगने गए थे वहाँ पे। उन्होंने कहा कि देवेंद्र के लिए जब आशीर्वाद मांगते हैं नरेंद्र, तो जनता दे देती है। तो ये सारी बातें हैं, और राहुल कस्बा अपने आप में एक दिग्गज नेता हैं, और अब वो कांग्रेस के साथ हैं। तो देखने वाली बात ये होगी कि दोनों में से कौन जीते। यानी कि टफ फाइट है, इस सीट पर भी टफ फाइट है। एक और सीट की बात करते हैं, जरा अलवर को लेकर के थोड़ा सा बात करते हैं। हमारे सहयोगी सूर्यकांता भी हमारे साथ हैं। सूर्यकांता जी, आपको क्या दिखाई दे रहा है अलवर सीट पर? क्या कितना कड़ा मुकाबला है, कौन किस पर भारी पड़ रहा है? एक्चुअली इस पे अलवर सीट पे कड़ा मुकाबला से ज़्यादा मैं कहूँगी कि रोमांचक मुकाबला है, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी ने एक तरफ अपनी तरफ से भूपेंद्र यादव जो कि केंद्रीय मंत्री हैं उनको उतारा है, और कांग्रेस ने ललित यादव को अपनी तरफ से प्रत्याशी बनाया है। तो या वैसे तो मुख्य रूप से बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला होता है, लेकिन इस सीट पे बीएसपी ने भी अपना एक उम्मीदवार खड़ा कर दिया है, फजल खान, जिनके समर्थन में आज वो रैली करने के लिए अलवर भी आई थी। तो ये एक त्रिकोणीय मुकाबला हो जाएगा यहाँ पे सबसे ज़्यादा संभावना है कि बीजेपी को फ़ायदा होगा, कांग्रेस को नुकसान होगा, क्योंकि कांग्रेस का वोट जो है बीएसपी अपने खाते में ले जा सकती है, मतलब वोट कटने की यहाँ पे पूरी संभावना है। तो मुझे लगता है कि ये जो त्रिकोणीय मुकाबला है ये बहुत मज़ेदार रहने वाला है। पहले चरण के कई सीटें हैं जिनको लेकर के हमने बात की है। अलवर सीट जहां पर यादव वर्सेस यादव की ये लड़ाई है, ये बड़ी दिलचस्प लड़ाई है। लेकिन फर्स्ट फेज के अंदर जो 12 सीटें हैं उसको लेकर के कौन कौन सी ऐसी सीटें हैं जिस पर थोड़ा सा कांटे का मुकाबला बीजेपी के लिए थोड़ी सी टफ फाइट होती हुई नजर आ रही है? हमारे साथ नीरज जी भी लगातार बने हुए हैं। नीरज जी, फर्स्ट फेज के अंदर 12 सीटों में कौन सी ऐसी सीट आपको दिखाई दे रही है जहां पर बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल है? क्योंकि माना ही जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा मोर्चा संभाला हुआ है। कहा यह भी जा रहा है कि जहां पर थोड़ी सी स्थिति नाजुक है या कमजोर है, वहां पर कैंपेनिंग ज्यादा की जा रही है, वहां पर प्रचार ज्यादा किया जा रहा है। देखिए, बीजेपी ने आंतरिक पूरा सर्वे करवाया और चुनाव तक पूरा सर्वे जो है लगातार अभी भी जारी चल रहा है। एक डेली मॉनिटरिंग जो है वो हो रही है, और बिल्कुल हाइपर लोकल होकर के मॉनिटरिंग हो रही है। अलग अलग विधानसभा वार मॉनिटरिंग की जा रही है कि कहाँ कितने बेनिफिट में चल रहे हैं, कहाँ कितने नुकसान में चल रहे हैं। उसी के तहत रणनीति रोजाना तय की जा रही है। अब आज तो चुनाव प्रचार का आखिरी जो दिन है, पहले फेज का है, उसके बाद घर घर जाकर के ही जनसंपर्क कर सकेंगे प्रत्याशी। 7 सांसदों के अगर हम बात करें तो इनमें से टिकट काटे गए थे। गंगानगर सांसद निहाल चंद मेघवाल का टिकट काटा गया था, करौली धौलपुर से मनोज राजौरिया का, झुंझुनू से नरेंद्र कुमार खीचड़ का टिकट काटा गया था, जयपुर सांसद रामचरण बोरा का टिकट काटा गया, भरतपुर सांसद रंजीता कोहली का टिकट काटा गया था, दौसा से
से जसकौर मीणा का टिकट काटा गया था और चूरू सांसद राहुल कसवा का टिकट काटा गया था। राहुल कसवा हालांकि अब कांग्रेस के साथ आ गए। दौसा की अगर बात करें तो जसकौर मीणा चाहती थी उनकी बेटी को टिकट मिले और किरोड़ीलाल मीणा चाहते थे उनके भाई को टिकट मिले, जगमोहन मीणा को, लेकिन दोनों को ही नहीं मिला। कन्हैयालाल मीणा बस्सी के पूर्व विधायक, उनको टिकट दे दिया गया। तो निश्चित रूप से ये जो सीटें हैं जहां सांसदों के टिकट काटे गए, वहां कहीं ना कहीं एक निराशा वाली स्थिति है। तो दूसरा, करौली अगर धौलपुर सीट की बात करें तो यहाँ पर जो बीजेपी के जो प्रत्याशी आते हैं, तो अगर बात करें तो वो उस क्षेत्र के रहने वाले नहीं है, वो दूसरे क्षेत्र के रहने वाले हैं। बार आरोप ये लगता है बाहरी का, है ना, ये बड़ा आरोप लगता है। मैं वापस लौटता हूँ, समय थोड़ा सा कम है। हमारे साथ हमारे एक सहयोगी राहुल शर्मा भी हमारे साथ मौजूद हैं। राहुल अभी राजस्थान का दौरा करके आए हैं और कई जगहों पर कवर भी किया। राहुल, बताओ कि क्या देखा आपने, चुनावी समीकरण वहाँ पर क्या दिखाई देते हैं? जब लोग बड़े पैमाने पर बड़ी पिक्चर में देखना चाहते हैं तो ग्राउंड रियलिटी क्या है? राजस्थान का चुनाव, सबसे पहले तो जिस तरह तापमान बढ़ रहा है उस तरह राजस्थान के अंदर चुनावी सरगर्मियां बहुत तेज हैं। बड़ी बात यह कि राजस्थान का मतदाता बहुत सक्रिय है, बहुत एक्टिव है, बहुत समझदारी के साथ वो अपना फैसला लेने के लिए जुझारू रूप से तमाम मुद्दों पर अपनी नजर बनाए हुए है। केंद्र की राजनीति पर भी नजर बनाए हुए है और पुरानी सरकारों ने राज्य में क्या काम किया है इस पर भी हमारी उनकी नजर है। एक चीज मैंने बड़ी खास देखी, बीजेपी का जो वोटर है वो मुझे बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है। बीजेपी का वोटर से आप पूछो, एक अनजान आदमी से आप पूछो आप किसे वोट देंगे, अगर वो बीजेपी का वोटर है तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि वो एक पल नहीं लगाएगा, वो झटके से नाम लेगा प्रधानमंत्री का, या वो झटके से नाम लेगा बीजेपी का, या वो कहेगा मैं कमल का वोटर हूं। वहीं अगर आप विपक्षी दलों के मतदाताओं से जब बात करते हैं, आपको पता नहीं है वो मतदाता विपक्ष का अनजान है, जब आप उससे बात करते हैं तो उसकी बॉडी लैंग्वेज से, आप उसकी बातों से एक झलक दिखने लगती है कि कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा डामाडोल करेगा, कहेगा कि नहीं देखिए समस्याएं तो बहुत सारी हैं, और इस तरीके से बात करेगा। जहां पर गए तो वहां पर सबसे बड़ी परेशानी क्या नजर आई? बीजेपी तो ये कहती है कि हमने काम किए, विपक्ष कहता है कि 10 साल में आपने क्या किया ये बता दीजिए। तो असल में जनता के सामने है क्या बड़ा मुद्दा? सबसे बड़ा मुद्दा क्या? देखिए, बड़ा मुद्दा राजस्थान के अंदर जो मुझे दिखाई दिया, रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। रोजगार को लेकर के युवा सचेत है कि रोजगार उन्हें कहां से उपलब्ध हो सकता है, कौन सी सरकार कौन सी योजना लेकर के आ रही है। यानी कि काम को लेकर के और रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त इस चुनाव के अंदर दिखाई देता है। और कई ऐसे बड़े मुद्दे हैं जो कि इस दौरान हावी रहेंगे और जब वोटिंग होगी तो उसके बाद तय होगा कि आखिर जनता का रुख किस तरफ है।